अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ना है। तो आज का टॉपिक क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि जो इस फॉर्म में लिखी हो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो जब वो दो या दो से ज्यादा इक्वेशन कंबाइन हो जाए मल्टी वेरिएबल्स में, यानी दो वेरिएबल्स हैं या तीन वेरिएबल्स की फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन की यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की दो टाइप्स हैं जो कि हमने आज यहाँ पर डिस्कस करनी है। नंबर 1 है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन एंड नंबर 2 इज नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो मैंने कोशिश की है कि आपको दोनों इक्वेशन की टाइप समझा दूं और उसके बाद उनके सोल्यूशन भी बता दूं कि आपने उनको सॉल्व कैसे करना होगा क्वेश्चंस को। तो पहले मैं शुरू करूंगा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन से। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होती क्या है? मैं यहाँ पे तीन इक्वेशन लिख रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू k1 k2 एंड k3। ये देखें, इस तरह से मैंने तीन इक्वेशन लिखी है जिसमें मैंने मल्टी वेरिएबल्स x, y और z यूज किए, यानी एक से ज्यादा वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा इसमें a की वैल्यूज हैं या b की वैल्यूज हैं या c की वैल्यूज हैं, वो तमाम के तमाम भी नंबर हैं। और यहाँ पे जो k की वैल्यू है ये भी नंबर्स होंगे, यानी कांस्टेंट वैल्यूज होंगी आपके पास। ये समझ लें कि होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर जो राइट साइड पे ये वैल्यूज हैं, यानी k1 k2 और k3 की, ये सारी के सारी क्या होती हैं? वैल्यूज जीरो होती हैं। सो इन कांस्टेंट वैल्यूज को जीरो करने के लिए मैं क्या करता हूं? इफ वी टेक k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 इज इक्वल टू 0, अगर मैं इन तीनों को जीरो सपोज कर लेता हूं, देन ये तीनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? इस इक्वेशन की, यहाँ पे जो हमने ली थी इक्वेशन, उसको क्या हो जाएंगी? राइट साइड की वैल्यू जीरो हो जाएंगी। अब हम कहेंगे इस कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स x, y एंड z। तो इस इक्वेशन यानी ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहेंगे इन थ्री वेरिएबल x, y एंड z। अब हो सकता है कि आपके पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें एक्स वाई जेड ही लिखे हों, या हो सकता है x1 x2 और x3 भी लिखा हुआ आ सकता है। सो इससे आपने ये नहीं घबराना कि हमने तो एक्स वाई जेड पढ़ा था और यहाँ पे क्या है x1 x2 x3 आगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस तीन वेरिएबल होने चाहिए। सीधे आपको ये होमोजीनियस इक्वेशन समझ आ गई होंगी कि क्या होंगी, इसके तीनों साइड्स पे क्या होंगे? जीरोस लिखे होंगे। इसका सोल्यूशन जो है वो मैं बाद में एक्सरसाइज जब सॉल्व कराऊंगा तो वहीं पे समझाऊंगा, क्योंकि इसके ट्रिलियन सॉल्यूशंस होते हैं। ट्रिलियन का मतलब तीन सॉल्यूशन होते हैं जो कि यहाँ से जब वैल्यूज फाइंड करें तो यहाँ से हमेशा जो है वैल्यूज के आंसर क्या होते हैं? मोस्टली जीरो ही आते हैं क्वेश्चन की वैल्यूज में। तो हम क्या करेंगे? इसके जब सोल्यूशन निकालेंगे तो उसमें ये करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि आपके पास जो हो वो डिफरेंट वैल्यूज आए। उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है एक और वेरिएबल के साथ, यानी आप उसकी जगह टी लिख लेते हैं या कोई और वैल्यू लिख लेते हैं जिसको हम इक्वल ला के फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो वो मैं जब एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, जब वो मैं सॉल्व कराऊंगा तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर के नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और उनके सोल्यूशन के ऊपर। सो वो देख लेते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। सो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, लेट ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू k। इसमें मैंने देखा सिंपल इक्वेशन आपको समझाने के लिए लिखा है कि सिंपल अगर a की इक्वेशन भी गिवन हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अगर इसमें a b c और k की वैल्यू जीरो ना हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। यानी जरूरी नहीं है कि आपके पास तीन ही इक्वेशन लिखी हो, अगर सिंगल इक्वेशन लिखी है और वो इस क्राइटेरिया को पूरा कर रही है तो हम कहेंगे कि वो क्या है? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल x, y एंड z। अब हम क्या करते हैं? एंड द फॉलोइंग थ्री नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल x, y एंड z। अब मैं क्या कर रहा हूँ? तीन इक्वेशन लिखता हूँ और उसके जरिए भी समझा देता हूँ। एक इक्वेशन से तो मैंने समझा दिया कि अगर ax प्लस by प्लस cz लिखा हुआ है इज इक्वल टू k, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। लेकिन अगर हम तीन इक्वेशन लिख रहे हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये आपके पास बन गया a1x प्लस b1y प्लस c1z। चूंकि ax by और cz मैंने लिखा था इज इक्वल टू k, तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स यानी तीन वैल्यूज है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। सो तीनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया है? इकट्ठा करके लिख लिया है एक ही फॉर्म में। सो टुगेदर फॉर्म अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। तो इसको हम क्या कहेंगे? इन तीनों को जब कंबाइन कर लेंगे, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल।
तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। बस ये याद रखना है कि अगर राइट साइड पे यहाँ पे के लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे वैल्यू 0 लिखी हुई है तो उसको हम होमोजीनियस कहेंगे, और अगर यहाँ पे वैल्यू नंबर लिखा हो तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि क्या यहाँ पे 3 वेरिएबल ही लिखे होंगे या इससे कम वेरिएबल में भी हो सकती है होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। तो जी हाँ, अगर 2 वेरिएबल्स भी यूज हो जाते हैं, यानी ax प्लस by इक्वल टू k लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि उसमें 2 वेरिएबल्स हैं तो वो भी होमोजीनियस है विद 2 वेरिएबल्स, और अगर 3 है तो हम कहेंगे विद 3 वेरिएबल्स होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें, क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपने इन्हीं मेथड से उसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें से कुछ मेथड आप पढ़ चुके हैं, कुछ चीजें इसमें नहीं होंगी, लेकिन वो आप इसकी एक्सरसाइज 2.3 में उम्मीद है आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर वहां पे प्रैक्टिस हो गई तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। सो देख लें और समझ लें कि कौन से 3 या 4 मेथड हैं जो हमने यहाँ पे यूज करने हैं। A system of non-homogeneous linear equation in 3 वेरिएबल x1, x2 एंड x3। देखिए मैंने x1, x2, x3 भी लिख दिया है आपको समझाने के लिए कि हो सकता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन में x, y, z की जगह पे x1, x2, x3 लिखा हो, तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये तो यहाँ पे वेरिएबल्स ही चेंज हो गए, हमने तो x, y, z के लिए पढ़ा था। तो मे बी सोल्व बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। तो इनको ये जो भी मेथड में समझाया रखा हूं, इन चारों मेथड से इसको सोल्व किया जा सकता है। नंबर 1, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो आप ये 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। यह था ax इज इक्वल टू b विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये जो मेथड है ये आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या है, गॉस एलिमिनेशन मेथड, यानी इचलॉन फॉर्म इसको कहा जाता है, जो कि आपने पिछली एक्सरसाइज 2.3 में डिटेल से पढ़ लिया होगा, क्योंकि अगर वहां प्रैक्टिस किए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके साथ थर्ड है गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये है रिड्यूस इचलॉन फॉर्म, यानी इचलॉन फॉर्म को क्या कहते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, और रिड्यूस इचलॉन फॉर्म को क्या कहते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड कहते हैं। अब इसकी जो लास्ट टाइप है वो भी उम्मीद है आपने पढ़ी होगी और याद भी होगी, क्योंकि क्रेमर रूल बहुत ज्यादा यूज हुआ है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जगह पे। सो क्रेमर रूल में क्या होता है, सिंपल ax1 ओवर a डिटर्मिनेंट, ax2 ओवर a डिटर्मिनेंट, ax3 ओवर a डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से हम क्रेमर रूल को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है, यानी क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, फिर उसके 2 पार्ट हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, उसके 2 पार्ट हैं, फिर 3, 4 एंड 5। इस तरह से हर क्वेश्चन के साथ मेंशन किया गया है कि उसको किस मेथड से आपने सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि अगर हम पेपर के अंदर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या वहां पे भी हमें मेंशन किया गया होगा कि आपने इस मेथड से सॉल्व करना है, या कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। देखें, अगर एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उसके साथ तो मेंशन है, लेकिन अगर पेपर के अंदर देखें, अगर पेपर के अंदर आपको मेंशन कर दिए गए कि आपने पर्टिकुलर मेथड, चारों में से कोई भी एक मेथड यूज करना है और सॉल्व करना है, फिर तो आपने एग्जैक्टली वही यूज करना है। लेकिन अगर वहां पे कहा जाता है कि सॉल्व द फॉलोइंग नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, यानी उसका सोल्यूशन फाइंड करना है, अब आपके पास 4 चॉइसेस हैं। आपको जो मेथड इजी लगता है, या जिसके ऊपर आपकी ग्रिप अच्छी हो, या जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप उन चारों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चारों मेथड समझ आ गए होंगे। इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि यानी इसको किस तरह से हम देख सकते हैं। इसको इस तरह देखने, 10 क्लास के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, तो उसके 3 सोल्यूशन थे वहां पे। एक था फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड वन था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड वन था क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वहां पे भी यही था कि अगर तो किसी पर्टिकुलर मेथड से कहा जाता कि आपने सॉल्व करना है तो हम उसी हिसाब से सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आपको कहा जाता कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब वहां पे आपकी अपनी चॉइस थी कि आप जिस मेथड को चाहें यूज करें और उससे आंसर निकाल लें। तो सेम मैं यहाँ पे आपको यही समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास मेंशन नहीं है कि आपने किस मेथड को यूज करना है, तो आपके पास 4 चॉइसेस हैं, आप उसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी कंसेप्ट। अब हम एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करते हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करना है। यानी इसके क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट्स हैं, तो हम पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, अगर ज्यादा लेंथी ना हुआ तो मैं सेकंड वाला भी सॉल्व कर दूंगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये लिखेंगे हम कि कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन।
पहला काम मैं क्या करूंगा, इसको मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा। तो देखें क्या होगा, सिंपल ये जो वैल्यूज हैं ये इस तरह से आ जाएंगी आपके पास। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 -3 1 2 1 -4 1 2 एंड -2, ये हो जाएगा। नेक्स्ट साथ में लिखेंगे x y एंड z और ये इक्वल कर देंगे 11 -1 एंड +1, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको रिप्रेजेंट करेंगे a के साथ, इसको रिप्रेजेंट करेंगे x के साथ और ये इक्वल हो जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे b के साथ। तो समझिए ये आपके पास फार्मूला हो गया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का। अब इसमें करना क्या हमने, विच इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि हमने सॉल्व क्या करना है। अब पहला काम क्या होगा हमारा, a इनवर्स को फाइंड आउट करना। सो a इनवर्स की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। तो आपको याद होगा कि हमने एक्सरसाइज 2.2 के अंदर, हाँ 2.2 सो आपको याद होगा एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक, जिसमें क्या था, हमने ए इनवर्स फाइंड किया था। तो वहां पे भी थोड़ा सा वो क्वेश्चन जो था वो लेंथी था। रीजन क्या था उसके पीछे, कि एडजॉइंट के लिए आपको इन तमाम वैल्यूज की अलग अलग कोफैक्टर और माइनर फाइंड करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। सो देख लेते हैं, क्योंकि सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको मेथड तो आना ही चाहिए। तो शुरू करते हैं इसको। पहला काम क्या करते हैं, इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो फाइंड सॉल्व होगा, और अगर सिंगुलर है तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो चलें जी, इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट 4 -3 1 2 1 -4 1 2 एंड -2। तो क्या करेंगे, सिंपल एक्सपेंड बाय रो 1 और 1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 -4 2 एंड -2। ये देखें ये वाला और ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें से 4 वैल्यूज आ जाएंगी। फिर इसके साथ माइनस इंटू -3, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 -4 1 एंड -2, और फिर +1 इंटू यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 1 एंड 2। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 1 जार -2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 +3 इंटू -4 +4 +1 इंटू 2 2 जार 4 -1। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 8 -2 करेंगे तो क्या होगा 6 आ जाएगा, +3 इंटू 0 +1 इंटू 3। तो अब ये हो जाएगा 6 4 जार 24 एंड +3, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। सो यहाँ से 6 4 जार 24, ये 0 और 3। सो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 27 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो इनवर्स एग्जिस्ट। तो इसका इनवर्स क्या होता है, फाइंड हो सकता है। अब देखें इनवर्स के लिए हमने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट की वैल्यू का हमें पता है कि एडजॉइंट किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो हमने ए मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका क्या करना होता है, सिंपल उसके माइनर और कोफैक्टर फाइंड करके उसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो चलें अब हम वही सॉल्व करेंगे एडजॉइंट के लिए। जो आगे मैट्रिक्स आएगी, यानी यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23। सो यहाँ पे A31 A32 A33 इसका ट्रांसपोज। तो अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 इन तमाम वैल्यूज को सॉल्व करना है, यानी फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनर और कोफैक्टर का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो कि हमने पढ़ा था कि aij इज इक्वल टू -1 पावर i प्लस j, और यहाँ पे हो जाएगा m आई जे, यानी मैट्रिक्स भी उसी हिसाब से आपके पास बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है और यहाँ से इसकी कंप्लीट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहले मैं उसकी ए मैट्रिक्स को मेंशन कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो नेक्स्ट पेज पे है, तो यहाँ पे आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि सामने होगी तो आपको समझ भी आ जाएगी कैसे यूज किया है। ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 4 -3 एंड 1 1, फिर क्या था 2 1 एंड -4, और लास्ट में है 1 2 एंड -2।
अब इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहला काम क्या है हमारा, a11 को फाइंड करना है, इसको फाइंड करना। सो यहाँ पे a11 की ये वैल्यू है। अब इसको यूज नहीं करेंगे, बस इसकी जगह पे क्या करेंगे, इसकी जगह की मदद से हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखें क्या होगा, सिंपल ये होगा a11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1, और यहाँ पे मैट्रिक्स साथ में बन जाएगी। देखें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 -4 2 एंड -2। सो ये हो जाएगा -1 पावर 2। अगर ये इवन नंबर है तो इवन नंबर की वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और अगर ये ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। सो ये हो जाएगा -2 प्लस 4 2 जार 8, सो विच इज इक्वल टू +1 इंटू 8, ये हो जाएगा 6, एंड विच इज इक्वल टू 6 1 जार 6। सो a11 की वैल्यू क्या हो गई है, 6 आ गई है। इसी तरह बाकी भी फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे a12 को फाइंड करते हैं, -1 पावर 1 प्लस 2, और इसके साथ इसकी मैट्रिक्स ये और ये कैंसिल होगा। सो 2 -1 -4 1 एंड -2। सो a12 इज इक्वल टू -1 पावर 3 -4 प्लस 4। सो a12 इज इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा 0। देखें इसकी पावर ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की वजह से ये नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। सो a12 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट वैल्यू को सॉल्व करते हैं, वो क्या है, a13। सो a13 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 3, ये 1 प्लस 3 ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 2 1 1 एंड +2। सो ये हो जाएगा -1 पावर 4, 2 2 जार 4 -1। सो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा -4 पावर, देखें इवन पावर है तो ये हो जाएगा +1, और यहाँ से हो जाएगा 3। सो विच इज इक्वल टू 3 1 जार 3। a13 से क्या आ गया, 3 आ गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, a21 को फाइंड कर लेते हैं। सो a21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 1, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स इस तरह से बन जाएगी कि -3 1 2 एंड -2, -1 पावर 3, और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 2 जार 6 -2, एंड विच इज इक्वल टू यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 4। सो विच इज इक्वल टू a21 इज इक्वल टू -4। तो ये इसकी क्या हो गई हैं, वैल्यूज आ गई हैं। यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इनकी वैल्यूज फाइंड हो गई, हमने 4 वैल्यू फाइंड कर ली हैं। तो अब हम इसकी बाकी भी 5 वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सो a22 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 2 से 4, ये हो जाएगा 4 2 जार -8 -1, विच इज इक्वल टू इसकी इवन पावर की वजह से ये +1 बन जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा -9। सो विच इज इक्वल टू a22 इज इक्वल टू -9। सो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम a23 को फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा which is equal to -1 power 5, 2 4 जार 8 माइनस प्लस 3, एंड विच इज इक्वल टू माइनस, ये देखें ऑड नंबर है तो यहाँ से ये -1 ही आएगा, यहाँ से हो जाएगा 11। सो a23 इज इक्वल टू -11। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करते हैं, इसकी बाकी वैल्यूज जो रह गई हैं a31 a32 और a33 उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा a31 यानी 31 -1 पावर 3 प्लस 1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, ये हो जाएगा -3 1 1 एंड -4। सो विच इज इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 1 से 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 -1, एंड विच इज इक्वल टू इसकी इवन पावर की वजह से ये +1 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 11। सो 11 1 जार 11, a31 इज इक्वल टू 11। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, a32 को -1 पावर 3 प्लस 2, और यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा 4 2 1 एंड -4। सो ये हो जाएगा -1 पावर 5, 4 4 जार 16 -2, देखें -4 तो इसलिए -16 आया। इवन पावर है या ऑड पावर, इसको लाजमी देखना है आपने। तो यहाँ पे ऑड पावर है, यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से हो जाएगा -18, एंड विच इज इक्वल टू +18। सो a32 इज इक्वल टू +18। अब इसकी लास्ट वैल्यू रह गई है, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। वो है a33 इज इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 3, और यहाँ पे मैट्रिक्स की वैल्यू को लिख देंगे। सो ये हो जाएगा 4 -3 2 एंड 1। सो -1 पावर 6, और ये हो जाएगा 4 1 जार 4 प्लस 3 2 जार 6। सो विच इज इक्वल टू, यहाँ से +1 आ जाएगा, 4 + 6 से क्या होगा 10 आएगा,
n which is equal to a33 is equal to 10। अब हमने ये वैल्यूज तो फाइंड कर ली हैं, लेकिन इसको अब हमने कहाँ पे लिखना है, वो जो एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स थी उसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए और वो फार्मूला लिख दिया जिसमें हमने अभी ये वैल्यूज फाइंड करके लिखनी है। सो ये सारी वैल्यूज मैंने मेंशन कर दी यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो ये वाली रो जो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगी 6 0 एंड 3। ये वाली रो कॉलम में -4 -9 -11 और ये वाली रो जो है ये कॉलम में 11 18 और 10 आ जाएगा। सो ये हमने क्या किया है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने वो जो फार्मूला था यानी जिसको हमने नाम दिया था 1 का, अब हम करेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 जो कि थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो इसको यूज करेंगे तो इनवर्स के अंदर हम क्या कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज को लिख लेते हैं जो कि अभी हमने फाइंड की है। x इज इक्वल टू, इसी में लिखने डरे कि आप पहले से मेंशन कर लें, अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कि ए इनवर्स का जो या तो आप इसी में वैल्यूज अभी लिख लें या आप पहले से मेंशन कर दें कि ए इनवर्स की वैल्यू आई क्या है। देखें हमने जो डिटर्मिनेंट लिया था तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो थी इसकी 27। तो हमने 1/27 लिख देना है और साथ में ये लिख देना है और उसके साथ b की वैल्यू लिखनी है, तो उससे थोड़ा सा क्या होगी, आसानी हो जाएगी। तो चलें जी मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1/, यानी इसकी वैल्यू या फार्मूला लिख लें एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट से 1/27। साथ में क्या लिख लेंगे, इसकी ये वाली वैल्यू 6 -4 11 0 -9 18 3 -11 एंड 10 और साथ में b की वैल्यू लिख लेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, वो थी 11 -1 एंड +1। अब देखें ये जो 27 है, मैं ये क्यों नहीं डिवाइड कर रहा अभी, जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जब साथ में डिवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी के साथ क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको बाहर रखें, पहले इनको सिंप्लीफाई करें और उसके बाद क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड करें, तो उससे आपके पास आसानी से वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ये देखना है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए आसान सा रूल है कि अगर इसके यानी यहाँ पे 3 रोज 3 कॉलम्स है, इसके कॉलम्स की तादाद इसके रोज के इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस मेथड से सिंप्लीफाई होगा। सो विच इज इक्वल टू 1/27 एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 × 11 प्लस -4 × -1 एंड +11 × 1। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 0 × 11 प्लस -9 × -1 एंड +18 × 1। यहाँ से करेंगे 3 × 11 प्लस -11 × -1 एंड +10 × 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक हो गया, तो इस तरह मैंने ये वैल्यूज लिख ली हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखते हैं इससे क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया 66 4 11, जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/27, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से 11 और 4 से 15 और इसको 66 में ऐड करें तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 81। फिर इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 27 और इनको ऐड करेंगे तो 33 11 44 एंड +54। अब हम क्या कर देते हैं, इस 1/27 को इन सब से डिवाइड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 81 divided by 27, 27 divided by 27 and 54 divided by 27। So x is equal to, x की वैल्यू आ जाएगी, अगर 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 27 1 जार 27 3 जार, सो यहाँ पे क्या होगा 3 आ जाएगा। 27 27 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल 1 आ जाएगा। 27 1 जार एंड 27 2 जार, सो यहाँ पे क्या होगा 2 आ जाएगा। सो विच इम्प्लाइज दैट x y and z is equal to 3 1 and +2। ये क्यों लिखा है, देखें x की वैल्यूज तो बेसिकली हमारे पास x y z थी ना, तो हमने तो x y z की वैल्यू फाइंड करनी थी। कैपिटल X तो हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की थी अपने लिए आसानी के लिए, तो अब हम मेंशन कर देंगे कि x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू +2। तो ये क्या हो गया सोल्यूशन,
सेट बन गया। तो यही इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो चलें इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगेन उसी जैसी वैल्यूज लिखी हुई है। पहला स्टेप क्या होगा, सोल्यूशन कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। सो मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 प्लस 1 1 1 माइनस 2 2 1 एंड प्लस 1, ये हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे लिख लेंगे x y एंड z एंड विच इज इक्वल टू 1 3 एंड प्लस 2। सो इनको अब नाम भी दे देते हैं। इसको नाम देंगे, ये हो जाएगी आपके पास a, ये हो जाएगा x और विच इज इक्वल टू b, ये b हो जाएगा। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके फार्मूले को जिस तरह से पिछले क्वेश्चन के अंदर लिखा था कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b, सो वो मेंशन कर लेते हैं ताकि फर्दर सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। सो फार्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो a इनवर्स की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। a इनवर्स की वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करेंगे कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, यानी इसका सोल्यूशन इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। सो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंड बाय रो 1 और 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। सो 1 इंटू ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2 1 एंड प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2 2 एंड प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 1 इंटू 1 1 2 एंड प्लस 1। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 1 प्लस 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू माइनस 2। सो ये हो जाएगा 3 माइनस 5, 1 माइनस 2 से माइनस 1 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस 1। सो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 6 एंड विच इज इक्वल टू माइनस 3। सो ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिखेंगे सो इनवर्स एग्जिस्ट। तो अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट जो है वो कैसे फाइंड होगी, अगेन वही माइनर एंड कोफैक्टर वाले मेथड से। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, वैल्यू लिखेंगे a11 a12 a13 यानी 13, a21 22 23 a31 32 एंड 33 ब्रैकेट क्लोज और इसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा आखिर में। सो ये सारी वैल्यूज अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन फाइंड करते हैं। तो यहाँ मैंने ए मैट्रिक्स लिख दी है, ये फार्मूला लिख दिया है जो कि माइनर एंड कोफैक्टर के लिए यूज किया जाता है। सो अब इनकी वैल्यूज लिखना शुरू कर लेते हैं। ये हो जाएगा a11 इज इक्वल टू माइनस 1 पावर 1 प्लस 1 और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2 1 एंड 1। सो माइनस 1 पावर 2 1 प्लस 2। सो माइनस 1 यहाँ पे पावर इवन है तो ये हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा 3। सो a11 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, a12 इज इक्वल टू माइनस 1 पावर 1 प्लस 2 और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी ये और ये कैंसिल 1 माइनस 2 2 एंड 1। सो ये माइनस 1 पावर ऑड नंबर आ जाएगा 3। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 2 ज़ार 4। सो ये माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा 5। सो विच इज इक्वल टू a12 इज इक्वल टू माइनस 5। फर्दर इसकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ये हो जाएगा a13 यानी 13 माइनस 1 पावर 1 प्लस 3 और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2 1 1 1 2 एंड 1। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा माइनस 1 पावर 4 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 पावर इवन नंबर है तो ये प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ से माइनस 1 आएगा। सो a13 इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, a1 अब a21 यानी 21 को फाइंड करते हैं। सो माइनस 1 पावर 2 प्लस 1 और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 1 1 एंड 1 माइनस 1 पावर 3 1 माइनस 1। सो विच इज इक्वल टू यहाँ से माइनस 1 आएगा और यहाँ से आएगा 0। सो a21 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वैल्यू इसकी फाइंड करते हैं, a22 इज इक्वल टू
-1 पावर 2 प्लस 2 और इसके साथ इसकी वैल्यू लिख लेंगे 1 1 2 एंड 1। सो ये हो जाएगा -1 पावर 4 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू +1। इवन पावर है तो ये +1 हो जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा। सो 822 की वैल्यू आ गई है -1। सो यहाँ पे 823 फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ से हो जाएगा -1 पावर 2 प्लस 3 और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल होगा। सो 1 1 2 एंड 1। सो -1 पावर 5 1 माइनस 2 एंड -1 से देखें इवन ऑड पावर है तो यहाँ से -1 आ जाएगा, यहाँ से आएगा -1। सो विच इज इक्वल टू 823 इज इक्वल टू माइनस माइनस +1। ये 6 वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। अब इसकी लास्ट 3 वैल्यूज हैं वो भी जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। सो 831 इक्वल हो जाएगा -1 पावर 3 प्लस 1 से -1 पावर 4 आ जाएगा। ये हो जाएगा -2 -1। सो यहाँ से +1 आ जाएगा क्योंकि इवन पावर है, यहाँ से -3। सो 831 इज इक्वल टू -3। फिर यहाँ से 832 सो विच इज इक्वल टू -1 पावर 5। यहाँ से हो जाएगा -2 -1। सो ये हो जाएगा -1 इंटू -3 एंड विच इज इक्वल टू +3। सो 832 इज इक्वल टू +3। अब लास्ट वैल्यू रह गई है 833 की, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा -1 पावर 6 और यहाँ से हो जाएगा 1 -1। सो यहाँ से जो भी आ जाए चले +1 इंटू 0। सो विच इम्प्लाइज दैट 833 इज इक्वल टू 0। हमने सारी 9 के 9 वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब इसको एडजॉइंट वाले फार्मूले में लिख लेते हैं। सो वो है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 21 22 23 A31 A32 एंड A33 होल ट्रांसपोज। तो अभी जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं वो इसमें जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। सो ये लिखने के बाद आपके पास आ जाएंगी। सो मैंने वैल्यूज जल्दी जल्दी लिख ली है यहाँ पे। तो चलें इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं अब हम। सो ये वाली रो जो है ये कॉलम में चेंज होगी 3 -5 1, ये हो जाएगा 0 -1 एंड 1 एंड -3 3 एंड 0। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यानी जो फार्मूला हमने इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट किया था वो लिख लिया है। अब इसमें वैल्यूज इसकी लिख लेते हैं। वैल्यूज लिखने के बाद ये चेक करेंगे कि क्या ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं। चेकिंग बहुत जरूरी है। सो इसमें 3 रोज 3 कॉलम, इसमें 3 रोज 1 कॉलम, इनमें रोज और कॉलम की तादाद इक्वल है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें 3 1 जार 3 3 0 जार 0 एंड 3 2 जार -6। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे 3 0 -6 -5 -3 6 -1 3 0। ये -1/3 बाहर ही रहेगा, ये हम लास्ट जब स्टेप होगा उसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये 2/3 हो जाएगा और ये -2/3 हो जाएगा। सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 2/3 -2/3। सो x देखें, ये कैपिटल X की वैल्यू तो हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की थी मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं x y z। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2/3 एंड z इज इक्वल टू -2/3। सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2/3 एंड z की वैल्यू -2/3। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये वाला जो हिस्सा था इसका, ये मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका था, लेकिन माइक के चार्जिंग कम होने की वजह से वो बंद हो चुका था, जिसकी वजह से ये मैं अब आपको वैसे ही समझा रहा हूँ, क्योंकि बार बार लिखना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड। यानी जिस तरह हमने इसकी जो 2 टाइप्स पढ़ी थी, सेकंड और थर्ड टाइप, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म की मदद से आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को सॉल्व, यानी एक्स वाई और जेड को फाइंड आउट करना है। तो देखें अब हमने क्या करना है, ये बहुत ज्यादा इजी मेथड है अगर देखा जाए बाकी की निस्बत। सोल्यूशन पहला स्टेप वही होगा, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स
नोटेशन, ठीक हो गया। सो मैट्रिक्स नोटेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो कन्वर्जन होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। डिफरेंट किस तरह से होगी, हमने डायरेक्ट वैल्यू उठा के क्या कर देनी है, इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेनी है। यानी किस तरह से लिखेंगे, पहले तो चलें लिख लेते कन्वर्जन की फॉर्म में। यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 4 2 2 एंड -1 3 -2 एंड 3, ये वैल्यू हो जाएगी। फिर उसके साथ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी x y और z की वैल्यू, और फिर ये इक्वल हो जाएगा 4 2 एंड -3। अब चूंकि हमने यूज क्या करना है इलिमिनेशन में, यानी गॉस इलिमिनेशन मेथड, इचेलॉन और रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म, तो उसके लिए हमें एक्सिस की ये जो x y z इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा b। तो अब हम क्या करते हैं, a और b को यूज करते हैं और उसकी मदद से वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमने सॉल्व क्या करना है, a और b की वैल्यू को इकट्ठा लिख के यूज करना है। सो वो सिर्फ मेंशन कर देंगे। ये इक्वल आ जाएगा 1 -1 4 2 2 -1 3 -2 एंड 3। यहाँ पे लाइन लगा देंगे 4 2 एंड -3। सो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करें, इस और इस वैल्यू को 0 बनाएं। तो पहले मैं बता दूं, यहाँ पे दो मेथड यूज करने इकट्ठे। एक क्या करना है, गॉस एलिमिनेशन यानी इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें तीनों 0 बनाने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में ये तीनों भी 0 बनाने हैं। तो मैं क्या करूंगा, जब इसमें से इचेलॉन फॉर्म निकालूंगा उसको मैं 1 का नाम दे दूंगा, फिर उसी को ही आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगा और उससे हम क्या करेंगे, गॉस जॉर्डन मेथड को भी सोल्व कर लेंगे। तो चले पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों को 0 करना बहुत ही ज्यादा आसान है। वो कैसे है, अगर मैं सिंपल यहाँ पे ये लिख दूं कि मैं क्या कर रहा हूं, और 2 के साथ प्लस कर रहा हूं -2 और 1, सो हमें क्या होगी, और 2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अगर मैं और 3 के साथ प्लस कर दूं -3 और 1, सो मुझे और 3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। ये मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पे ये इक्वल आ जाएगा 1 -1 4, यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखें ये हो जाएगा 2 -2 माइनस प्लस 2 + 2 और ये हो जाएगा 2 और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 8 -1 -8। यहाँ पे क्या करेंगे 3 -3, फिर ये मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा -2 + 2 और ये हो जाएगा 4 2 8 यानी 3 माइनस, सॉरी यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करने था। सो यहाँ पे हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा 3 4 12। सो ये 12 आ गया। यहाँ पे भी सेम यही काम करना है। सो 2 से करना है 2 4 8, सो 2 -8, यहाँ पे करना है 3 4 12 -3 -12। ये देख लीजिएगा यहाँ भी मैं वही 2 से मल्टीप्लाई करने लग गया था। सो अब आपके पास जो है ये वैल्यू बन जाएगी 1 -1 4, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। सो ये देख लें यहाँ पे और यहाँ पे 0 बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने से पहले क्या करना है, हम इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं तो ये हमें आसानी से वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे जस्ट मैं लिख लेता हूँ कि मैं R2 और R3 की जगह चेंज कर रहा हूँ। अब ये स्टेप्स क्यों करने पड़ रहे हैं, आपको याद होगा कि हमने जब इसके रूल्स पढ़े थे तो उसमें हमने ये देखा था कि आपको एक दफ़ा तो किसी वैल्यू को नॉन स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, किसी एक रो या कॉलम की जगह को चेंज करना है। सो इसलिए मैं उसकी चेंजिंग कर रहा हूँ। तो ये हम एक दफ़ा लाजमी करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कम से कम एक दफ़ा लाजमी करेंगे। बाकी उससे ज़्यादा जितनी मर्जी आप यूज़ कर लें तो उसको यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे हो जाएगा 4 -15 एंड -6, ये हो गया। अब फिर देखें इसको 4 को 0 करते हैं तो इससे अगर -4 को मल्टीप्लाई कर लें और इसमें ऐड कर लें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि R3 के साथ प्लस कर देते हैं -4 R2, सो हमें R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ से अब हम इसको मेंशन कर देंगे इक्वल टू, सो 1 -1 4 0 1 -9, यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे 4 -15। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, 0 + 0, ये -1, ये हो जाएगा 4 -4, 4 9 36 -9 + 36 और ये हो जाएगा 15 4 60, तो ये हो जाएगा -6 + 60,
इसको क्लोज कर लेते हैं। सो यहाँ से ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 1 4, 0 1 माइनस 9, 0 0 और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 27, यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 15 और इसमें से 6 निकाल लेते, ये हो जाएगा 54। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ, इसको नाम दे रहा हूँ 1 का। इसको याद रखिएगा, इसको हम दोबारा यूज करेंगे इक्वेशन 1 को, क्योंकि जब हम रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म वाले मेथड को यूज करेंगे तो मैं इसी से ही कंटिन्यू करूंगा। अब उसके पीछे रीजन क्या है कि जो ऊपर वाले स्टेप हैं ये हमारे बच जाएंगे, नहीं दोबारा नहीं लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं क्या करूँ, इसी से ही इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू सिंप्लीफाई हो गए, लेकिन हमने एक्स वाई और जेड की फॉर्म में आंसर लेकर आना है और ये जो आंसर आए हैं ये आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म में है। तो आपने मेंशन कर लेना है कि द सिस्टम, यहाँ पे जो भी है, द सिस्टम 1 इज रिड्यूस टू इक्विवेलेंट सिस्टम, 1 इज रिड्यूस टू इक्विवेलेंट सिस्टम। अब देखें इक्विवेलेंट सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट होगी वैल्यूज। अगर हम इसकी वैल्यूज को देखें तो ये हो रहा है यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ पे देखें x की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई है, 0 प्लस वाई माइनस 9z इज इक्वल टू माइनस 15 और ये होगा 0 प्लस 0 प्लस 27z इज इक्वल टू 54। ये यहाँ पे आपके पास वैल्यूज आ गई हैं। हम क्या कहते हैं, इचेलॉन फॉर्म कहते हैं। अगर यहाँ पे क्या हो, अपर ट्रायंगल बन जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इचेलॉन फॉर्म कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकी मदद से पहले z की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे और फिर उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, तो इस तरह आपके पास इनकी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे a का, इसको नाम दे देता हूँ b का और इसको नाम दे देता हूँ c का, क्योंकि एक एक वैल्यू फाइंड करके जिसमें लिखते जाएंगे और आपके पास इनकी वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन ए। ठीक हो गया, इक्वेशन ए क्यों यूज करेंगे, जिससे हम z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो ये होगा 27z इज इक्वल टू 54। सो z इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 27 विच इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू प्लस 2। ये z की वैल्यू फाइंड हो गई है। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन b। z की वैल्यू को b में लिख लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या थी, y माइनस 9z इज इक्वल टू माइनस 15। सो यहां से इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, y माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 15। सो y माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 15। इस 18 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये जाके क्या हो जाएगा, वहां पे प्लस हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 18 which implies that y is equal to 3। so देखें y की वैल्यू भी फाइंड हो गई है, z की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। so putting the values of y and z in equation a। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे c लिखा हुआ है। इक्वेशन c को यूज किया था जिससे हमने z की वैल्यू फाइंड की है। इक्वेशन a में अभी वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 4। सो इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं, x माइनस 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। सो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 4 2 जार 8 इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। इस 5 को इधर ले जाएं, सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू प्लस 2। ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब देखें हमने क्या करना है,
अब हमने रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म से ये जो स्टेप हमने यहाँ पे सॉल्व की ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यानी ए बी और सी के जो नाम दिए हैं, इस मेथड को यानी ये वाले जो स्टेप है इसको यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इक्वेशन 1 से ही। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखें इससे पहले हमने क्या किया है, इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसकी मदद से हमने इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हम क्या करते हैं, गॉस जॉर्डन मेथड यानी रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म की मदद से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने ये जो इक्वेशन 1 का नाम दिया था उसको दोबारा यूज कर लिया है। यहाँ पे लिखूंगा 1 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई बाई R3। क्यों लिखूंगा, ताकि यहाँ पे वैल्यू 1 बन जाए। तो उसके लिए 1/27 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो -1 + 1 ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा R1 + R2। सो हमें क्या होगी, R1 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 1 + 0 -1 + 1 4 - 9 और यहाँ पे हो जाएगा 4 - 15 0 1 -9 0 0 एंड 27 डिवाइडेड बाय 27। यहाँ पे हो जाएगा -15 एंड 54 डिवाइडेड बाय 27। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास विच इज इक्वल टू 1 0 -5 0 1 -9 0 0 1 और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी इससे -11, यहाँ से -15 और यहाँ से +2। सो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ गई है। अब फिर हम क्या करते हैं, इसको और इसको 0 करते हैं। तो ये बहुत ही इजी होगा, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि मैं क्या करने लगूँ, यहाँ पे R1 के साथ यानी प्लस कर देता हूँ 5 R3। सो मुझे R1 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी और इसी तरह R2 के साथ प्लस कर देते हैं 9 R3। सो R2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखें इससे क्या होगा, ये -5 भी 0 हो जाएगा और ये 9 भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख लेंगे 1 + 0 0 + 0 -5 + 5। यहाँ पे होगा 0 + 0 1 + 0 -9 + 9 0 0 एंड 1। यहाँ पे लिखेंगे -11 + 5 2 ज़र 10 -15 + 6 9 2 ज़र 18 और ये हो जाएगा यहाँ पे +2। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। तो यहाँ से इसको माइनस कर लें तो यहाँ से आपके पास आएगा -1, यहाँ से वैल्यू आ गया आपके पास 3 और ये हो जाएगा +2। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर वो मेंशन कर देते हैं द इक्विवेलेंट सिस्टम इन द रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म इज। तो उसकी मदद से हमने क्या करना है, इसके आगे फर्दर वैल्यू लिख लेनी है जो कि हमने फाइंड करनी है। यानी x देखें, x की जगह -1 आ गया, y की जगह 3 आ गया और z की जगह 2 आ गया। अब ये याद रखने के जो इससे पहले स्टेप किए थे उनका आंसर और इससे जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए। ये अगर इक्वल नहीं है तो फिर इसका मतलब कि आपने कहीं पर मिस्टेक की है, तो ये लाजमी देख लीजिएगा। सो ये बन जाएगा द इक्विवेलेंट सिस्टम इन द रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म इज। तो जो आपने इसकी वैल्यूज फाइंड की है वो बस आपने अलग करके मेंशन कर देनी है। सो x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू +2। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलें अब हम क्या करते हैं, इसके सेकंड क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सेम वही स्टेप्स या वही मेथड जो है उसमें यूज करना है। पहले काम हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उसके बाद इचेलॉन फॉर्म की मदद से हमने x y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने से पहले वाली जो लास्ट मैट्रिक्स होगी उसको मैं इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट कर लूंगा और फिर उसको गॉस जॉर्डन मेथड के लिए दोबारा यूज कर लूंगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलें जी इसको यूज कर लेते हैं। अब क्या करने लगा हूँ, सोल्यूशन कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स नोटेशन। सो विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 4 -1 1 -2 एंड -2 -5 -8 3 ये हो जाएगा। फिर इसके साथ लिखेंगे x y z और ये इक्वल हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0 2 एंड -2। अच्छा, ये अक्सर बच्चों ने गलती की होती है, दो इक्वल के साइन डाले होते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से इक्वल का साइन लिख लिया था, लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं बल्कि यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लिख लें, या बेशक इसको यहाँ पे कुछ भी ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि इक्वल का साइन एक स्टेप में एक ही दफ़ा यूज़ हो सकता है, दो दफ़ा यूज़ नहीं हो सकता। तो ये
मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। सो इस चीज़ को आप भी देख लीजिएगा ताकि ये रिपीट ना हो आपके पास। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं, इसको ए का नाम, इसको एक्स का नाम और इसको बी का नाम दे देते हैं। अब फिर वही ए और बी को सॉल्व करेंगे। सो ए और बी की वैल्यू को मेंशन कर लेते हैं, 2 4 -1 1 -2 एंड -2 -5 -8 3 और यहाँ पे बी की वैल्यू 0 2 एंड -2 ये आ जाएगा। अब पहला स्टेप क्या है इसका, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो अगर मैं इसके साथ इसको चेंज कर लूँ, यानी R1 को चेंज कर देता हूँ R2 के साथ, तो यहाँ पे ये स्टेप सॉल्व हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट स्टेप है वो हो जाएगा 1 -2 यहाँ पे हो जाएगा +2 2 4 -1 0 -5 -8 3 एंड -2। अब हम क्या करते हैं, इन दो वैल्यूज को जीरो करने की कोशिश करते हैं। कौन सी वैल्यूज को, एक तो हो गई यहाँ पे 2 की और एक हो गई यहाँ पे 5 की। तो अब हम क्या करते हैं, इन दो वैल्यूज को जीरो करते हैं। सो ये क्या होगा, R1 R2 के साथ प्लस कर देते हैं -2 R1। सो मुझे R2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी और यहाँ पे सिंपल क्या करूँगा, R3 के साथ प्लस कर दूंगा 5 R1। सो मुझे R3 प्राइम की, देखें इसके साथ नेगेटिव इसलिए लिखा है कि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो इसलिए इसके साथ पॉजिटिव लिखा है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, 1 -2 यहाँ पे 2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4 यानी 4 + 4, फिर ये माइनस माइनस प्लस -1 + 4, फिर यहाँ से 5 से करेंगे सो -5 + 5 5 2 ज़र -10 सो -8 -10, ये हो जाएगा 5 2 ज़र -10 सो 3 -10 ये हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम यही काम करना है। सो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 2 ज़र 4 0 -4 एंड 5 2 ज़र 10 -2 + 10, ये आपके पास क्या हो गई हैं इनकी 1 -2 -2 2, ये 2 -2 4 + 4 -1 + 4 और 0 -4 -5 + 5 -8 -10 3 -10 एंड -2 + 10। अब हम क्या कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज को फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये दो वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 0 आ जाएंगी। तो ये आपके पास आ गया 1 -2 +2, फिर ये दो वैल्यूज जीरो करनी थी, ये जीरो हो गई हैं। अब यहाँ पे 1 लेकर आना है, तो अगर मैं इसको 1/8 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्यों आना जरूरी है, आपको पता है रीजन के, यहाँ पे अगर 1 आ जाए तो फिर इसमें हम ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जीरो कर सकते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, 1/8 मल्टीप्लाई बाई R2, सो हमें R2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। सो विच इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 1 -2 0 से 0 ही रहेगा, 8/8 3/8, यहाँ से हो जाएगा 2 एंड -4/8 0 -18 -7 और यहाँ से हो जाएगा 8। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1 -2 0 1 3/8 0 -18 -7 और यहाँ पे हो जाएगा 2 -1/2 एंड 8, ये हो गया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको जीरो करते हैं। तो इसके लिए अगर मैं इससे 18 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो मैं क्या सिंपल लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कि R3 + 18 R2, यानी अगर इससे मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। सो विच इज इक्वल टू, अब ये हो गया 1 -2 फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 1 3/8 2 -1/2, यहाँ पे होगा 0 + 0 -18 + 18 और ये हो जाएगा 18, जब इससे मल्टीप्लाई होगा 18 3 ज़ार 54 एंड 54 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 27/4, यानी ये देखें 18 3 ज़ार 54 और उसको 8 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -7 + 27 डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा। फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 ज़र, ये देखें ना 2 9 ज़र 18, तो ये हो जाएगा 8 -9, ये वैल्यू आ जाएगी। सो विच इज इक्वल टू
1 -2 0 1 3/8 0 0 7 4 are 28 28 -27। सो ये हो जाएगा -1/4। यहाँ पे आ जाएगा 2 -1/2 -1। ये हो गया। अब देख लें ये तीन वैल्यूज जो है जीरो हो गई, यानी ये इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब वही स्टेप जो हम मेंशन कर रहे थे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी, सो यहाँ पे लिख लेंगे द सिस्टम, इसको नाम पहले दे देते हैं इक्वेशन 1 का, ये याद रखिएगा क्योंकि इसी को हमने आगे कंटिन्यू करना है। सो द सिस्टम 1 इज रिड्यूस टू इक्विवेलेंट सिस्टम। सो इक्विवेलेंट सिस्टम में ये किसके इक्वल हो गया है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ जाएंगी x - 2y - 2z = +2, 0 + y + 3/8 z = -1/2 एंड 0 + 0 - 1/4 z = -1। ये इनकी वैल्यूज हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं a, b और c का, ताकि इससे हम क्या करें, फर्दर वैल्यू फाइंड कर सकें x, y, z की। तो इसको नाम देते हैं a का, इसको नाम देते हैं b का और इसको नाम दे देते हैं c का। अब मैं क्या करूंगा, a, b और c की मदद से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा। तो पहले काम क्या करते हैं, इसमें से c की मदद से z की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन c। सो -1/4 z = -1। ये 1/4, ये 4 जो है ये लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, सो विच इंप्लाइज दैट -z = -1 multiplied by 4। so -z = -4 and which implies that z = 4। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं b के अंदर, तो वहां से y फाइंड हो जाएगा। सो पुटिंग z इनटू इक्वेशन b। सो b की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं y + 3/8 z = -1/2। सो y + 3/8 और यहाँ पे हो जाएगा 4 -1/2। सो ये हो जाएगा 4 1 जार 4 2 जार 8। सो ये हो जाएगा y + 3/2 = -1/2। इसको यहाँ पे ले जाते हैं, सो विच इंप्लाइज दैट y = -3/2 -1/2। 2 एलसीएम हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 -3 -1 एंड विच इंप्लाइज दैट y = -4/2 2 जार 4 एंड y = -2। सो अब क्या करेंगे, पुटिंग the values of y and z in इक्वेशन a। इक्वेशन a में लिख लेते हैं, तो वो है x - 2y - 2z = +2। सो x - 2 × -2, ये y की वैल्यू हो गई -2 × 4 = +2। सो ये माइनस माइनस +4 और ये 4 2 जार 8 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा x + 4 - 8 = 2। यहाँ से माइनस करेंगे x - 4 = +2, इसको यहाँ ले जाएं, x = 2 + 4 एंड x = 6। सो x, y और z तीनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे, क्योंकि वैल्यूज फाइंड हुई, तो सोल्यूशन सेट में इसको लिख लेते हैं x = 6, y की वैल्यू जो है वो आई हमारे पास -2 और z की वैल्यू फाइंड हुई है 4। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब इससे आगे हमने कंटिन्यू करना है इसको, तो वो जो गॉस जॉर्डन मेथड था उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। सो इक्वेशन 1 को जो नाम दिया था, यानी जिस मैट्रिक्स को, उसी को ही यूज करेंगे। सो ये देख लें, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फॉर गॉस जॉर्डन मेथड वी यूज इक्वेशन 1। जो वहाँ पे इससे पहले जो मैंने इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसी वैल्यू को दोबारा यूज करूंगा। तो इसमें देखें, यहाँ पे मैंने 1 बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इजी है। बस सिंपल क्या कर दिया, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, -4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, +1 बन जाएगा। सो -4 × R3। सो यहाँ पे R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी, नंबर 1।
फिर उसके बाद हमने क्या करना है, देखते हैं कि क्या ये वाला स्टेप भी इसी में ही सॉल्व कर लें, तो कर लें तो बेहतर है, ना करें तो आपकी मर्जी है, इसको अलग में कर लीजिएगा। लेकिन मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ कि R1 के साथ प्लस कर देता हूँ 2R2, सो हमें R1 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। देखें यहाँ पे 2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे ये स्टेप मैंने इसलिए दोनों लिखनी है, 1 + 0 -2 + 2, और फिर हो जाएगा यहाँ से 2 4 8 यानी -2 + 3/4, फिर ये जब 2 से मल्टीप्लाई होगा सो 2 - 2, 2 2 4, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 - 1, सो 0 1 3/8 0 1 -1/4 मल्टीप्लाई बाय -4, एंड यहाँ पे हो जाएगा -1/2 -1 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 1 0, और ये हो जाएगा 4 2 8 -8 + 3 से हो जाएगा -5/4, 0 1 3/8 0 0 एंड +1, ये हो जाएगा 2 - 1 से 1 -1/2, और ये हो जाएगा -4। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं और इसको 0 बनाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस करना क्या है हमने, अगर हम क्या कर लें, यहाँ पे इसके साथ -4/5 को मल्टीप्लाई कर दें और इसमें ऐड कर दें, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, और इस तरह 8/3 को इससे माइनस कर लें तो ये भी 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखूंगा R1 के साथ मैं प्लस करूंगा सिंपल 5/4 R3, सो R1 प्राइम की वैल्यू, यानी 5/4 करूंगा ना, तो ये -5/4 + 5/4 ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं क्या कर दूं, R2 के साथ प्लस कर दूं -8/3 R3, सो R2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। इसको जरा देख के कीजिएगा, यहाँ पे ना कोशिश करें कि गलती ना हो, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी स्टेप की मिस्टेक की वजह से पूरा सवाल आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। क्योंकि मेरे साथ काफ़ी दफ़ा हो चुका है, जल्दी जल्दी के चक्कर में मुझसे कहीं ना कहीं स्टेप मिस हो जाता है, या कहीं ना कहीं स्टेप की वैल्यू सही से नहीं आती, तो उसको फिर दोबारा शुरू से करना पड़ जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि पेपर में इतना टाइम नहीं होता, तो इसको स्टेप को ध्यान से देख कर कीजिएगा, ठीक हो गया। सो अब यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 + 0 0 + 0 -5/4 + 5/4, यहाँ पे हो जाएगा 0 + 0 1 + 0 3/8 माइनस, यहाँ पे 8/3, देखें फिर से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 3/8 लिखना है, सो 3/8 0 0 एंड 1। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखें इसमें सिंपल मैंने क्या किया था, 5/4 को मल्टीप्लाई किया था, इसके साथ 4 4 कैंसिल, 1 + 5 आ गया। फिर इसके साथ क्या किया है, 3/8 को किया है, सो 4 1 4, ये इसमें ऐड करते हैं -1/2, और ये हो जाएगा -3/8, और यहाँ 3/2, सो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ गया। यहाँ से 6, यहाँ से हो जाएगा माइनस, ये देखें 2 कॉमन, -4/2, सो -2, और यहाँ से हो जाएगा 4। ये वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दोबारा द इक्विवेलेंट सिस्टम इन रिड्यूस रोच लोन फॉर्म इज, यानी जो इसका इक्विवेलेंट सिस्टम है उस फॉर्म में लिख लेंगे। सो यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या है, चलें पहले मेंशन कर लेते हैं, द इक्विवेलेंट सिस्टम इन द रो यानी रिड्यूस्ड रो इचेलॉन फॉर्म इज, सो x की वैल्यू क्या है, 6 है, y की वैल्यू क्या है, -2, और z की वैल्यू क्या है, 4 है। सो x y z की वैल्यू हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, जो इससे पहले वाले स्टेप्स में, तो उसमें भी यही आंसर आया था। आपका जो आंसर है ये दोनों मेथड से एक आना चाहिए, ये ना हो कि एक से एक मेथड से आंसर अलग आ रहा है, दूसरे मेथड यानी उसको आगे कंटिन्यू करने से अलग आंसर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का आंसर क्या हो, सेम आना चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सो
यहाँ पे मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गया है। क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट सिंप्लीफाई हो गए हैं। उम्मीद है आपको इसके तमाम पार्ट्स की, तमाम क्वेश्चन की, जितने भी पार्ट्स हमने सॉल्व किया आज उसकी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे क्या करें, फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।